हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं और पिछले क्लास में हम 56 टू 59 बीपीएससी की पार्ट 1 देखे थे 50 क्वेश्चन। एंड इसमें हम लोग टुडे आज हम लोग जो है सो पार्ट 2 देखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_पेडिया पे मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। कौन सी कंट्री है जिसकी सबसे बड़ी तटीय रेखा है। तो अगर हम वर्ल्ड में देखें तो सबसे ज़्यादा जो है सो आपको कनाडा की है, अराउंड 2 लाख किलोमीटर के आसपास में है ना। तो 2 लाख किलोमीटर के आसपास में है ये। देन कनाडा के बाद आती है नॉर्वे, नॉर्वे के बाद इंडोनेशिया, रशिया, तो ये सारी है। ऑस्ट्रेलिया की तो 25,000 कुछ किलोमीटर है। सो आई गिव द डिटेल, यहाँ पे डिटेल दी हुई है, बट हम लार्जेस्ट अगर कोस्ट लाइन की बात करेंगे तो हम याद रखेंगे कनाडा। ठीक है। अगला है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। ठीक है ना। तो ये उस समय जो रहा होगा, अभी जो है सो अगर प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एल्युमिनियम का है दैट्स चाइना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम इन द वर्ल्ड इज चाइना। ठीक है। चाइना के बाद आपको रशिया है, रशिया के बाद आपको इंडिया है, इंडिया के बाद कनाडा है। सो द आंसर इज हेयर चाइना। अगर आज के डेट में ये क्वेश्चन आती है तो यू हैव टू से द चाइना। अगेन द अगला क्वेश्चन है कि पेनाइन यूरोप में है, एप्लेशियन अमेरिका में है ये, और अरावली इंडिया में। दीज आर द माउंटेन्स। तो ये बोल रहा है कि कैसे माउंटेन है, यंग माउंटेन है या ओल्ड माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन है या फोल्ड माउंटेन है। नाउ अगर हम बात करें तो दीज ऑल आर द ओल्ड एंड फोल्ड, दोनों हैं। सो आंसर शुड बी बी एंड डी ऑल्सो, क्योंकि जैसे अगर आप अरावली इंडिया की सिंपल सी बात करें, अगर आपको पेनाइन्स और एप्लेशियन के बारे में नहीं भी पता है तो अरावली के बारे में तो आपको पता होगा। सो अरावली माउंटेन रेंज जो है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड है। ठीक है ना। तो फोल्ड तो है, तो इसका मतलब बाकी जो होंगे वो कि बाकी जो होगा वो माउंटेन तो है। सो दैट्स अ फोल्ड माउंटेन। अब क्या है कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, मतलब ओल्ड भी है और फोल्ड भी है अरावली। एंड बाकी जो पेनाइन्स है एंड एप्लेशियन है ये भी आपको ओल्ड माउंटेन है एंड द फोल्ड माउंटेन ऑल्सो। सो आंसर शुड बी बी एंड डी बोथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ सिटी के नाम दिए हुए हैं एंड कौन सी रिवर के किनारे हैं वो है। जैसे आपको रोटरडम सिटी है, तो रोटरडम सिटी जो है वो कहाँ की है, नीदरलैंड की। तो ये आपको न्यू मास रिवर है, न्यू मास रिवर उसके बैंक के किनारे हैं। ठीक है। नीदरलैंड सिटी रोटरडम कहाँ पे है, नीदरलैंड में, और कौन सी रिवर के है, न्यू मास। सो यू कैन रिमेंबर, याद रख सकते हो आप, न्यू मास रिवर। एंड ये अब न्यू मास तो आपके ऑप्शन में है नहीं, तो दिस इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ राइन रिवर। राइन रिवर की ये ट्राइब्यूटरी है। तो बेसिकली रिवर कौन सी है, न्यू मास। तो आपसे पूछा जाएगा कि रोटरडम सिटी कौन सी रिवर के किनारे है, तो न्यू मास। बट चूंकि ये जो है सो आपको डिस्ट्रीब्यूटरी है राइन रिवर की, नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ जो राइन रिवर, तो इसलिए वी कैन से दैट दिस इज द राइन रिवर। देन अगर हम बात करें कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेरिस। नो, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ द फ्रांस। कैपिटल फ्रांस की है और ये आपको सेन नदी के किनारे है। पेरिस सेन नदी के किनारे हैं। देन वुडापेस्ट, वुडापेस्ट जो है ये द कैपिटल ऑफ हंगरी और ये है दानुवे रिवर की, है ना, दानुवे रिवर की है। और वाशिंगटन डीसी जो है, वाशिंगटन डीसी, ओके, वाशिंगटन डीसी जो है वो आपको याद रखना है कि वाशिंगटन डीसी जो है वो यूएस की कैपिटल है एंड पोटमैक रिवर के किनारे है। वन मोर थिंग इसमें याद रख सकते, जैसे पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है, बुडापेस्ट जो है सो हंगरी की कैपिटल सिटी है, रोटरडम सिटी है नीदरलैंड में, बट नीदरलैंड की जो आपको अगर कैपिटल की बात करें तो नीदरलैंड की कैपिटल जो है सो 2 कैपिटल है। सो नीदरलैंड की 2 कैपिटल है। वन इज द रॉयल कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल, वो कहाँ है, एम्स्टर्डम में। ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज द हेग, है ना, हेग में है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। ठीक है, जहाँ पे नेशनल लेजिस्लेचर भी है। तो ये दोनों कैपिटल है, वन इज द ऑफिशियल इन द रॉयल कैपिटल नीदरलैंड की, वन इज द नेशनल लेजिस्लेचर जहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। ठीक है। तो समझ में आ गया, रोटरडम नीदरलैंड, राइन पेरिस, सेन बुडापेस्ट, दानुवे और वाशिंगटन पोटोमैक। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला है कि विच इज़ द लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर। ये क्वेश्चन शायद सही से नहीं पूछा गया था। मेटल एक्सचेंज, जो लार्जेस्ट मेटल एक्सचेंज जो है वो है लंदन मेटल एक्सचेंज जो है सो लार्जेस्ट
है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट मेटल एक्सचेंज सेंटर जो है वो लंदन में है, जो 1877 में बनाया गया था। सो इट्स अ मेटल एक्सचेंज सेंटर, और यहाँ पे पूछा है मेटल ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है ना, तो इसलिए कन्फ्यूजन है। अगर आप पूछा जाता कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेटल एक्सचेंज सेंटर एक्सचेंज, तो वो आंसर हो जाता लंदन, ठीक है। तो ये लंदन मेटल एक्सचेंज जो है सो ये सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, तो इसमें कुछ नदियों के नाम दिए हुए हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है। नाउ यू कैन सी दैट कि इसमें कौन सी नदी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है। तो कौन कौन सी इधर इस तरफ से ये होती है। अगर आप गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी को देखोगे तो क्या होगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। द सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड जो है गंगा ब्रह्मपुत्र फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, तो ये गंगा भी फॉल करती है, गंगा भी करती है, ब्रह्मपुत्र भी करती है, और गोदावरी भी करती है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये सब करती है। अगर हम लोग जो है सो ईस्ट फॉलोइंग रिवर है, अगर वेस्ट फ्लोइंग की बात करें तो नर्मदा, तापी जो है वो नहीं करती है। सो अगर नर्मदा और तापी की बात करें, नर्मदा और ताप्ती की, तो इट्स अ वेस्ट फॉलोइंग रिवर, तो ये जो है सो आपको अरेबियन सी में जाती है, नर्मदा और तापी। इसमें अगर लूनी की बात करें तो लूनी जो है सो लैंड पे ही जाके ख़त्म हो जाती है। इट्स मतलब गुजरात के आसपास जा करके ये आपको लैंड से ही स्टार्ट होती है और लैंड पे ही जाके ख़त्म हो जाती है। तो दिस इज़ नॉट, ये अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती है। महानदी कृष्णा और कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। ये आपको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इंडिया में सबसे पुराना कौन सा है, तो 1901 में असम के डिगबोई में एक ऑयल फील्ड थी, ऑयल वेल थी, वो ऑपरेट होती थी, डिगबोई, है ना। सो 1901 में, तो सबसे पुराना कौन सा है, डिगबोई, असम। बाकी अगर बात करें तो जैसे नवगाम है गुजरात में, अकलेश्वर है, बम्बे हाई महाराष्ट्र में है, और भी बहुत है, नहर कटिया है, देन मोरान हुगरीजन है, तो ये सब दीज आर द ऑयल फील्ड ऑल्सो। सो आप मैप में देख सकते हो, ये सब जो है सो ऑयल फील्ड है। कलोल हो गया, खंबत होगा, अंकलेश्वर बेसिन, मुंबई आई, बट सबसे पुरानी अगर बात करें तो ये डिगबोई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि यारलुंग जेंगबो रिवर को क्या बोलते हैं इंडिया में, इंडिया में यारलुंग जांगबो रिवर को क्या बोलते हैं, तो इंडिया में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। नाउ अब हम ध्यान देंगे एक चीज़ कि इसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, वो आंगसी ग्लेशियर है, आंगसी ग्लेशियर, ये यू कैन से दैट चेम्योंगडुंग ग्लेशियर, ये वेस्टर्न तिब्बत में है ना, तो जो कैलाश के साउथ वेस्ट में पड़ता है ना। सो वहाँ से ये निकलती है और एक बनाती है यारलुंग सांगपो ग्रैंड कैन्यन बनाती है ना, और कैन्यन बनाने के बाद वो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है इंडिया में, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में करती है, ठीक है ना। तो ये आपको इसका यहाँ पे बोलते हैं हम इसको ब्रह्मपुत्र, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट, एक दो चीज़ और आप याद रखिए, गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा, क्या बोलते हैं, पद्मा, तो ये भी एक याद रखने की इन्फॉर्मेशन हो गई। देन आप याद क्या रख सकते हो कि मेघना रिवर जो है, मेघना रिवर ये आप ही बांग्लादेश की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। तो मेघना जो है एक जमुना रिवर है, जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को, ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश उसको बोलते हैं जमुना, ठीक है ना। तो कंबाइंड पद्मा तो गंगा को बोलते हैं वहाँ पे, पद्मा और जो जमुना मिल करके बनाती है मेघना। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। क्या क्या याद रखेंगे, गंगा को पद्मा बोलते हैं कहाँ पे, बांग्लादेश में, और जमुना बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में, ये दोनों मिल करके बनाती है मेघना रिवर, जो बांग्लादेश की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। देन यारलंग जांगपो रिवर जो है वो इंडिया में ब्रह्मपुत्रा में है, ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से, है ना, या चेम्योंगडंग ग्लेशियर याद रखेंगे हम लोग, और इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में आपको एंट्री करती है। तो इतनी चीज़ें हम इसमें याद रखेंगे। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट स्टेशन, कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट स्टेशन है, मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलोर। अब ये समझ को, ड्राइएस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप हॉटेस्ट वाला ड्राई जो मरुस्थल होगा वही ड्राइएस्ट होगा, ड्राइएस्ट कोल्ड डिजर्ट भी होती है ना, सिर्फ हॉट डिजर्ट नहीं होती है। सो ड्राइएस्ट प्लेस जो इंडिया में है वो आपको लेह है। अगर हम बात करें कि वेटेस्ट प्लेस कौन है, तो माशिन राम आपको पता होगा, है ना,
माशिन राम जो है वो कहाँ पे है, मेघालय। तो ये जो है सो वेटेस्ट प्लेस है। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द कोल्डेस्ट प्लेस तो द्रास है, ये आपको कारगिल और जोजिला पास के बीच में है ना, जम्मू एंड कश्मीर, द्रास, ठीक है ना। एंड अगर हम लोग लोएस्ट पार्ट की बात करें तो ये है कुत्तनड। कुत्तनड ये कहाँ पे है, केरला। एंड हॉटेस्ट प्लेस की बात करें तो ये आपको है फलोदी, राजस्थान, ठीक है। ये आपको जो कोल्डेस्ट द्रास है वो आपको लद्दाख एरिया में पड़ता है। पहले JNK था, अभी यूनियन टेरिटरी लद्दाख में आता है, ठीक है ना। ये आपको जोजिला पास और कारगिल के बीच में है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी। कौन सी स्टेट है जहाँ पे कोई ट्राइबल कम्युनिटी आइडेंटिफाई नहीं किए गए, दैट्स मीन्स इन सेंसस की बात कर रहे होंगे। सो कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे कोई शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन नहीं है एज पर द सेंसस 2011। कौन सी स्टेट है वो, पंजाब है, देन हरियाणा है, देन चंडीगढ़ है, और दिल्ली है, एंड पुडुचेरी है। ये 5 ऐसे स्टेट है, 5 ऐसे स्टेट एंड UT है जहाँ पे कोई शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन नहीं है इंडिया में। तो इसमें आंसर तो हरियाणा हो जाएगा। नाउ इंडिया में कितनी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, 8.6% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब है। सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब, लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा ट्राइबल जो है वो है मध्य प्रदेश में है। और सबसे बड़ा ट्राइब कौन है, सबसे ज़्यादा कौन ट्राइब है इंडिया में, दैट्स अ व्हील ट्राइब, ठीक है। बिहार में ST की पॉपुलेशन कितना है, इट्स 1.28% एज पर द 2011 का सेंसस। और 2022 में जो कास्ट सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन जो है 1.68%, हम दोनों याद रखेंगे। 2022 के कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग 1.68% एंड सेंसस 2011 के अनुसार से 1.28% शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन बिहार में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे है, इट्स अ पश्चिम चंपारण। सबसे ज़्यादा जो ट्राइब है वो है पश्चिम चंपारण, ठीक है। बिहार में सबसे मोस्ट पॉपुलस ट्राइब कौन सा है, वो नाम है उसका संथाल, सारी याद रखेंगे। और तो सबसे ज़्यादा संथाल है, इसके बाद एक ट्राइब है ओरावन और एक है खारवार। तो सबसे ज़्यादा संथाल, फिर ओरावन, फिर खारवार। हम इन सारी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो होगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है, वर्ल्ड सेंचुरी भी है, ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। और भी बहुत सारी आपको वर्ल्ड सेंचुरी है, यू कैन सी द मैप, वहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी है। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी है, केवला देवगाना है ना, हैदरपुर है, समसपुर है, अशान बैरेज है, तो ये सब हम लोग देख सकते हैं। कोलेरू लेक है, पॉइंट कैलीमेर है ना, तो ये हम लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया पर पर्सन इन एवरेज हेक्टेयर कितना है। फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया पर पर्सन इन एवरेज हेक्टेयर कितना है। तो देखो अब ये तो चेंज होती रहती है, बट इफ़ वी सॉ कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये आपको हर 2 साल पे निकालती है, ठीक है। और ये कौन निकालती है, सो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये आपको निकाली जाती है फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। कौन निकालती है, FCI। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो देती है वो देती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, हर 2 साल पे देती है एज अ, कैसे, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालती है, जहाँ पे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर इंडिया में कैसे है, उसकी स्थिति बढ़ी है, घटी है, कहाँ पे बढ़ा है, कहाँ पे घटा है वो। नाउ FSI जो होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में। अब इन्होंने कहा कि इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है दोनों मिला के वो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर। इसमें इन्होंने कहा कि टोटल जो इंडिया में 24.62% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, मतलब दोनों मिला के। और इसमें इन्होंने कहा कि भैया 21.71% सिर्फ फॉरेस्ट है और 2.91% जो है सो ट्री है, दोनों को मिला करके 24। तो हम तीनों डाटा याद रखेंगे, इवन ये भी याद रखेंगे 80.9 मिलियन हेक्टेयर। और अगर हमको इसमें ये निकालना है कि एवरेज हेक्टेयर कितना है, सो सेंसस 2011 के अनुसार से हमारी पॉपुलेशन 1210.19 मिलियन है, ठीक है। और हमारा इसमें 80.9 मिलियन हेक्टेयर जो है सो ट्री कवर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों मिला के है। सो इफ वी डिवाइड दैट वी गेट द आंसर कि एवरेज हेक्टेयर पर पर्सन पे कितना पड़ रहा है। क्लियर, ठीक है, क्लियर। चलिए हम क्या करेंगे, इट्स जस्ट डिवाइड,
ठीक है, तो ये हो जाएगा, है ना। देन फिर अगर हम बात करें तो ये आपको डिटेल इसमें है, इसमें देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ एग्रीकल्चर एरिया लेस देन 60%। कौन सी स्टेट है जिसमें एग्रीकल्चर एरिया 60% से कम है। देखिए अगर तो ये कौन बताता है, इट्स अ एग्रीकल्चर सेंसस ऑफ इंडिया। नाउ ये कौन प्लेस करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। इन्होंने कहा है कि 60% से ज़्यादा कहाँ कहाँ है, तो इन्होंने कहा है कि 60% से ज़्यादा कहाँ पे है, यूपी में है, बिहार में है और पंजाब में है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में एग्रीकल्चर एरिया 60% से ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल में अर्बनाइजेशन ज़्यादा है ना, लैंड अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहाँ ज़्यादा होती है, तो लोअर परसेंटेज ऑफ लैंड जो है सो एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेड है। सो आंसर शुड बी द वेस्ट बंगाल। ज़्यादा जगह अगर मान लीजिए कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए होगा तो इसका मतलब एग्रीकल्चर के लिए कम जगह हो गया, ठीक है। सो द आंसर इज वेस्ट बंगाल। अगला है कि नागार्जुन सागर जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है कौन सी नदी पे है, तो नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है, जो डैम बनाई गई है वो है कृष्णा रिवर पे। कृष्णा रिवर कहाँ पे, आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। अब इसमें ताप्ती नदी पे कौन सी रिवर, कौन सी डैम है, आप बता दीजिए। एक उकाई डैम, उकाई डैम याद रखेंगे, ताप्ती नदी पे उकाई डैम बनाई जा रही है ना। देन कोशी, ये सप्त कोसी हाई डैम है, सप्त कोसी हाई डैम। ये आपको सप्त कोसी रिवर नेपाल में सप्त कोसी रिवर है, कोसी रिवर को नेपाल में सप्त कोसी रिवर बोलते हैं। उस पर एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, डैम बनाया जा रहा है ना। तो वो आपको कोसी रिवर पे हम ये लिख सकते हैं सप्त कोसी हाई डैम। गोदावरी रिवर पे एक जयकवाडी डैम बनाई जा रही है, ठीक है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इतना याद रखेंगे कि सब नदी पे थोड़ा सा देख लिया हमने। अगला है कि दालमिया नगर जो बिहार का है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो दालमिया नगर जो फेमस है वो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए है। सिल्क के लिए, जो बिहार में तसार सिल्क जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होता है बिहार में, है ना। बिहार में 3 वैरायटी की सिल्क होती है। 3 वैरायटी कौन कौन है, सार, देन मलबरी और एरी सिल्क, ठीक है ना। भागलपुरी सिल्क, इसके बाद याद क्या रखेंगे सर, भागलपुरी सिल्क जो होती है वो किसके कोकोन से बनती है, ये याद रखेंगे, एंथ्रिया पाफिया सिल्क वॉर्म, ये भी याद रखेंगे, नेम ये याद रखेंगे, है ना। इसको वान्य सिल्क वॉर्म ही भी बोलते हैं, है ना, नेटिव टू इंडिया में ही होती है। और जूट का सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इट्स अ पूर्णिया। लेदर का अभी हब बनाने की बात चल रही है, मुजफ्फरपुर वगैरह कुछ डिस्ट्रिक्ट को नॉमिनेट किया गया है कि जिसको लेदर का हब बनाएंगे, बट ऐसा अभी नहीं है कुछ भी, ठीक है। सो आप यू कैन रिमेंबर दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि कितना फॉरेस्ट एरिया बिहार में है, कितना स्क्वायर मीटर फॉरेस्ट एरिया है, तो बिहार में टोटल फॉरेस्ट कवर जो है 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर है, इट्स अ स्क्वायर किलोमीटर। नाउ टोटल जोग्राफिकल एरिया का अगर फॉरेस्ट एरिया बात करें बिहार में तो कितना है, 7.84%। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है वो कहाँ पे है, कैमूर में। कब सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कैमूर में, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे, कैमूर है, फिर लिस्ट में कौन सा है, शेखपुरा। सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कैमूर, सबसे कम शेखपुरा, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया में सबसे ज़्यादा कौन है, अगेन द कैमूर, और लिस्ट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया में कौन है, शेखपुरा। तो दोनों में या तो अगर फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तब भी कैमूर, और परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया में कौन सा है ना, क्षेत्रफल जो उनकी जोग्राफिकल एरिया है उसके फॉरेस्ट कवर में कितना परसेंट है तो वो भी हम लिखेंगे। इवन यू कैन राइट द इट्स अ परसेंटेज 31.56% और शेखपुरा में 0.17% सबसे कम है। इसके बाद सबसे ज़्यादा कहीं पे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज या डिक्रीज किए हैं तो उसका नाम है बांका। इट्स ऑल जो ISFR रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग है। 23 की रिपोर्ट अगर आ जाएगी तो फिर ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। 16.29%। फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट, मैक्सिमम एरिया वेरी डेंस फॉरेस्ट में कौन सा है, आप इसमें देख सकते हैं। मैक्सिमम एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट इट्स अ वेस्ट चंपारण, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट वेस्ट चंपारण, और ओपन फॉरेस्ट में कैमूर है। ट्री कवर टोटल कितनी है, 2.49% ऑफ जोग्राफिकल एरिया, और टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री जो कवर है वो 10.3% ऑफ बिहार के जोग्राफिकल एरिया के 10.3% ही आपको फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला करके है ना। सिर्फ ट्री कवर 2.49।
ठीक है, सिर्फ फॉरेस्ट कवर 7.84%। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे कि बिहार के जोग्राफिकल एरिया के 7.84% एरिया में फॉरेस्ट है, 2.49 में ट्री कवर है और दोनों मिलाकर 10.3% है। 3-4 इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद याद रखेंगे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, कैमूर में। लिस्ट कहाँ पे है, शेखपुरा में। डिस्ट्रिक्ट के जोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, 31.56% कैमूर में जो कि सबसे हाईएस्ट है, और 0.17% शेखपुरा में जो कि सबसे लोएस्ट है। ठीक है, अगला, द 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया मोस्ट रिचली एंडाउड विद आयरन ओर। कौन से 2 स्टेट है जहाँ पे आयरन ओर ज़्यादा है? बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बिहार एंड उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। बिहार में तो है नहीं, झारखंड जब था एक तो उस समय था। सो इट्स अ मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा हम आंसर लिखेंगे। वैसे अगर आप याद रखेंगे तो इसमें याद रखिए कि झारखंड जो है सो सबसे ज़्यादा हेमेटाइट ओर जो है सो वो झारखंड में है। ठीक है, झारखंड की जो चिरिया माइन है ना, चिरिया माइन जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर माइन है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि 2000 मिलियन टन आयरन ओर यहाँ पे है। बाकी सिंहभूम वगैरह, बलिया, मयूरभंज जो उड़ीसा में है, ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज चीफली फाउंड इन एट झड़िया। झड़िया झारखंड में है, वहाँ पे क्या मिलता है? झड़िया जो है सो कोल माइन के लिए फेमस है, कोल माइंस के लिए। झड़िया झारखंड में है, कोल माइन के लिए है, और ऐसा माना जाता है कि इंडिया में वन ऑफ द रिचेस्ट कोल माइन है ना, जहाँ पे कोकिंग कोल मौजूद है। ठीक है, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ टाउन इन लोकेटेड ईस्टर्न मोस्ट। बिहार की जो आप अगर मैप देखोगे तो ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है? तो बिहार की अगर नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बताओ, साउदर्न मोस्ट बताइए, वेस्टर्न मोस्ट बताइए एंड ईस्टर्न मोस्ट। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये वेस्ट चंपारण है। नॉर्दर्न मोस्ट में वेस्ट चंपारण, साउदर्न मोस्ट में गया, वेस्टर्न मोस्ट में कैमूर एंड ईस्टर्न मोस्ट में किशनगंज। इट्स नॉट अबाउट द सिटी, इट्स अबाउट द डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? नॉर्दर्न मोस्ट है, सबसे उत्तर में, सबसे पूरब में, सबसे पश्चिम में, सबसे इसमें। आप अगर मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्दर्न में, उत्तर में ये वेस्ट चंपारण है, एंड नीचे में अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये देखो आपको सबसे नीचे कौन सा है? इट्स अ साउदर्न मोस्ट में गया है। ठीक है, साउदर्न मोस्ट में क्या हो गया? गया हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें कि भैया वेस्ट में कौन सा है, वेस्ट में तो आपको वेस्टर्न मोस्ट में कौन सा है? तो ये तो कैमूर है, आपको दिख रहा होगा। एंड ईस्टर्न मोस्ट में अगर बात करें तो इट्स अ किशनगंज। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन द बिहार। कौन सी लेक है यहाँ पे जो बिहार में सिचुएटेड है? अगर हम बात करें कि सांभर लेक, तो सांभर लेक जो है सो इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है, इनलैंड सॉल्ट लेक है। ठीक है ना, तो सांभर लेक जो है वो आपको कहाँ पे है? ये आपको जयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। तो सांभर लेक तो होगा नहीं। देन अगर सुखना लेक की बात करें तो सुखना लेक जो है वो चंडीगढ़ में है। देन कामा जो है वो आपको एक रिवर है ना, रिवर है, ये आपको रशिया में है। ठीक है, अनुपम लेक जो है वो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में है। सो ये बिहार में है। सो द आंसर इज अनुपम लेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? मतलब किसने सबसे पहले ये बोला था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए? क्या वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, या जेबी कृपलानी जी थे, या अशोक मेहता थे, या बलवंत राय मेहता है? सो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो है वो आपको बलवंत राय मेहता 1957 में कहा था। इन्होंने 3 टीयर सिस्टम की बात की थी, 3 टीयर सिस्टम की। अगर अशोक मेहता की बात करें तो वो 2 टीयर सिस्टम की बात किए थे, है ना। 3 टीयर में इन्होंने कहा था कि विलेज लेवल पे होनी चाहिए, एंड ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना। तो ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, देन ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। तो ये 3 टीयर की बहुत बोली थी, एंड यही जो है सो आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इंडिया में आपको फाउंडेशन किया था बलवंत राय मेहता ने। सो आंसर शुड बी बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है कि महलानोबिस प्लान मॉडल एडॉप्टेड इन इंडिया इन द मिड 50s एम्ड एट। जो ये प्लान था महलानोबिस प्लान मॉडल, ये क्यों था और इसका क्या उद्देश्य था? तो आपको पता होगा कि 1951 से लेकर के 56 तक, है ना,
फर्स्ट 5 ईयर था, है ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो हुई थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान वो 1956 से 61 तक में हुआ था। तो ये जो प्लान था वो बनाया था प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा था कि भैया हमको ना इन्वेस्टमेंट गुड पे वर्क करना चाहिए। किस पे करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट गुड्स पे करना चाहिए वर्क, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट गुड्स जो होगी ना, अगर हम इस पर प्रायोरिटी करेंगे तो दैट्स क्रूशियल होगा और वो इकोनॉमिक ग्रोथ उससे हो पाएगा इंडिया का, है ना। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट गुड्स पे ध्यान देना है। सो क्या इन्होंने जैसे हेवी इंडस्ट्रीज आपको ओपन करने हैं जिसमें कैपिटल इंटेंसिव होंगे जो, सो स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्री बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला था इन्होंने। इन्फ्लेशन को कर्व करना है इन्होंने। सेकेंड 5 ईयर प्लान हैवी इंडस्ट्री पे वर्क की बात हुई थी। तो अगर आपको 5 ईयर प्लान के बारे में भी होगा तो इन्होंने कहा था कि भाई हैवी इंडस्ट्रीज बनाओ, है ना, जिससे हमको बाद में बेनिफिट मिलेंगे और उससे हमको इकोनॉमिक भी ग्रोथ होगी। अगला क्वेश्चन है कि कुछ डेट दिए हुए हैं जैसे 1955, 1964, 1982, 1987 एंड इसमें बोल रहे हैं कुछ नाम दिए हुए हैं जैसे कि एक्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड BIFR है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन। नाउ एक्जिम बैंक जो है सो 1981 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी की तरह बनाया था कि एक्सपोर्ट के क्रेडिट को मैनेज करेगा। सो इट्स 1981 में बनाया था। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये 1 जुलाई 1964 को बनाई गई थी और इसका जो मेन था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल, मतलब पैसे वैसे दे करके। सो दैट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देन ICIC जो है सो हम 1955 में ICIC बनाए थे, है ना, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको ये किसके हेल्प से? वर्ल्ड बैंक के हेल्प से हमने ये बनाया था। इंडियन गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक और इंडियन बिजनेस, ठीक है ना, कि जिसमें कि आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग किसी प्रोजेक्ट को लिए लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे सकते हैं। अब बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन जो है ना, BIFR, ये आपको 1987 में सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कि जो स्ट्रगलिंग कंपनी है ना, तो जो वाइवल है उसको हम रिवाइव करेंगे और जो वाइवल नहीं है, मतलब जो चलने वाला है उसको तो पैसा देकर रिवाइव करेंगे। जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट की जो कंपनी है, तो जो कंपनियां स्ट्रगल कर रहा है तो उसमें स्ट्रगल करना में हमें चेक करना है कि अगर कोई वाइवल है जो चलने वाला है तो उसको रिवाइव करेंगे और जो लग रहा है कि चलने वाला नहीं है तो उसको हम लोग बंद करेंगे। तो दीज आर द आंसर। अगेन द अगला क्वेश्चन है, अगेन द कॉलम वे है कि ट्राइसिम क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, कैश रिजर्व रेशियो है, ओपन जनरल लाइसेंस, ये किससे रिलेटेड है। नाउ अगर हम सिंपल सी इसमें देखेंगे तो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर सिंपल सी सॉल्व करने की सोचोगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हो आप इसमें। फर्स्ट, अगर आपको ट्राइसम के बारे में पता होगा तो ये आपको ट्रेनिंग रूरल यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग देने की बात की थी। सो इट्स ऑल अबाउट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रूरल यूथ। इसका फुल फॉर्म ही है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इट्स स्टार्टेड इन 1979। तो ये आपको रूरल यूथ को ट्रेनिंग देने की बात है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो बी का तो 1 हो जाएगा, तो आंसर तो ऐसे ही ये हो गया। नाउ होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें, दिस इज द इन्फ्लेशन इंडिकेटर, तो वी कैन से दैट कि सी का 4 हो जाएगा। देन कैश रिजर्व रेशियो जो है सो इट इज द क्रेडिट कंट्रोल टूल जो है सो आपको RBI का है ना। देन जो आप बात करते हैं ओपन जनरल लाइसेंस अगर बात करें, सो इसमें क्या है कि जैसे ये इम्पोर्टर को अलाउ करता है कि आप कुछ गुड्स जो है सो बिना लाइसेंस के भी ला सकते हैं, है ना, जैसे कंप्यूटर एंड लैपटॉप आप विदाउट लाइसेंस भी, इंडिविजुअली लाइसेंस बिना लिए हुए भी आप ला सकते। दैट्स अ नेम से क्लियर है ओपन जनरल लाइसेंस। तो ये आपको एक्सटर्नल ट्रेड है, बाहर से आप ला सकते हो। सो दिस इज द आंसर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कौन कंट्रोल करता है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, क्या प्लानिंग कमीशन करता है, द फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है या द फाइनेंस कमीशन करता है? तो गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर होती है वो आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में 5 डिपार्टमेंट है ना। सो 5 डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है और DIPAM आपने सुना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। तो ये है, तो ये सारी जो है सो मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री ही जो है सो गवर्नमेंट की
एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करती है। सो द आंसर इज द फाइनेंस मिनिस्टर। देन एक क्वेश्चन आया कि भाई व्हाट इज द इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट वाज इंट्रोड्यूस इन द, जो आपको यूनियन बजट में कब इंट्रोड्यूस किया गया है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। सो पहले तो हम बात करेंगे कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है एंड हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, है ना। तो मैं पहले बात करता हूँ कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के कॉन्सेप्ट किसने दिया है था। तो रंगराजन कमेटी एक बनी थी, रंगराजन कमेटी ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर पे एक कमेटी बनी थी, रंगराजन कमेटी। उन्होंने रिकमेंड किया था कि हम लोग ईआरडी की बात करेंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का। एंड व्हाट इज द ईआरडी, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट फॉर कैपिटल के लिए, कैपिटल ग्रांट। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूंजी बनाने के लिए आप दे रहे हो, तो उसको हम लोग पूरे रेवेन्यू डेफिसिट हटा देते हैं, दैट्स इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब हमारे घाटा तो है, राजस्व घाटा तो है, बट हम कुछ चीज़ें जो आपको पूंजी बनाने के लिए दे रहे हैं तो उसको हम हटा देते हैं, दैट्स इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है सो क्योंकि वो तो पूंजी बनाने के लिए दिए हैं तो उससे तो हमको बाद में बेनिफिट ही होगा, है ना। इसीलिए जो राजस्व घाटा है रेवेन्यू डेफिसिट, उसमें से कैपिटल के लिए, पूंजी के लिए जो पैसे दे रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं, उसको हम घटा देते हैं, दैट्स अ इफेक्टिव वन, प्रभावी राजस्व घाटा। और ये रंगराजन कमेटी ने ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर ने सजेस्ट किया था और ये बजट में हमारा 2011-12 के बजट से इंट्रोड्यूस हुआ। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है वो किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, प्लान एक्सपेंडिचर में आता है और नन ऑफ द एबव में आता है। सो इंटरेस्ट पेमेंट जो है सो अगर आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। तो जो पे आपको इंटरेस्ट करना पड़ेगा दैट्स नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता है क्या, अगर आप डेप्ट को रीपेमेंट कर दिए, जैसे आपने लोन लिया था किसी भी चीज़ के लिए और उसको पेमेंट कर दिए, सो दैट कम्स अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने जो लोन लिया था तो ऐसा माना जाता है कि लोन इज फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप पूंजी बनाने के लिए कर रहे हो, तो उसको अगर रीपेमेंट कर दिए तो दैट्स अ कैपिटल के लिए खर्चा किए हो। या कुछ मशीनरी खरीद लेते हो, रोड बिल्डिंग बनाते हो, उसमें जो पैसा लगता है वो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है। जैसे अगर सैलरी देनी है किसी को, दैट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेंशन देनी है तो ये आपका फिक्स है ना, पेंशन देने, सब्सिडीज देनी है गवर्नमेंट को, सब्सिडीज देनी है, इंटरेस्ट पेमेंट देनी है, दैट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ये तो आप पेमेंट नहीं कर रहे हो आप अपने डेब्ट को, इसलिए आपको पैसे लग रहे हैं, दैट्स कम अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी ध्यान रखना है हमको, ठीक है। बाकी ये डिटेल है। अगला क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, ह्यूमन HDI रैंक ऑफ इंडिया एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 में आई थी, उसके अंतर्गत इंडिया का क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक है। हम 2023-24 की बात कर लेते हैं, उस समय का तो रिलेवेंट नहीं है, बट 2023-24 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना। और ये कौन निकालती है, ये UNDP निकालती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का जो प्लेस है 134 है, तो ये याद रखेंगे। एंड स्विट्जरलैंड को रैंक 1 मिली है, स्विट्जरलैंड को रैंक 1 मिली है, एक इतना याद रखेंगे। एंड इफ़ आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज वर्ल्ड। तो ये थोड़ा सा आप एक देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज वर्ल्ड, ठीक है। 134 याद रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास 2-3 क्वेश्चन आई हैं इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है सो कंसिडर द फॉलोइंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कौन कौन सी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देयर आर लॉट्स ऑफ CPI है ना। जैसे अगर आप मान लीजिए कि CPI में कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो आपने पढ़ा है कि WPI इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। एक आपने पढ़ा है CPI एग्रीकल्चर लेबर के लिए होता है, CPI रूरल लेबर के लिए होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए CPI होती है। तो ये तीनों का तीनों जो है वो आपको लेबर ब्यूरो निकालती है। लेबर ब्यूरो कौन सा हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये लेबर ब्यूरो के द्वारा ये CPI एग्रीकल्चर लेवल, रूरल लेवल और इंडस्ट्रियल वर्कर निकाली जाती है। तो CPI प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेवल होता है क्या, सो विच ऑफ द अबव इंडिकेट्स आर कंपाइल्ड बाय द CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सा किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रूरल लेबर या एग्रीकल्चर लेबर या इंडस्ट्रियल वर्कर, ये तीनों के तीनों आपको लेबर ब्यूरो के द्वारा निकाला जाता है, तो ये तीनों तो नहीं होगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय के लिए जो होगा, बाकी के लिए जो होगा, दैट्स कंपाइल्ड बाय द CSO। CPI ऑल इंडिया जो होगा वो आपको निकाला जाएगा
देखो CPI ऑल इंडिया या CPI अर्बन, CPI अर्बन के लिए या CPI रूरल की हो गया, तो ये CSO जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा निकाला जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। सो आंसर शुड बी सी होगा कि कौन सा CSO के द्वारा किया जाता है। नाउ WPI किसके द्वारा किया जाता है? WPI ये आपको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये सब चीज़ें सारी याद रखेंगे। लेबर ब्यूरो से कौन है, एंड देन बेस ईयर भी याद रखेंगे। WPI का बेस ईयर 2011-12 है। CPI ऑल का, CPI ऑल इंडिया अर्बन रूरल का 2012 है। और ये जो एग्रीकल्चर रूरल लेवल का है वो 1986 से 87 है, और इंडस्ट्रियल वर्कर का 2001 है। तो इतनी चीज़ें तो आपको याद रखना है, कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बाकी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 2013-14 में तिलहन का कुल उत्पादन कितना हुआ था। देखो अब इसमें जो है सो ऑफकोर्स ये पूरा चेंज हो जाएगी, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि 22-23 में, 2022-23 में कितना आपको प्रोडक्शन हुए मेजर क्रॉप्स का। टोटल फूड ग्रेन का है 3296.87 लाख टन। एंड अगर आप बात ऑयल सीड की बात करें टोटल तो 413। अब इसमें आप देख सकते हो रेप सीड एंड मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन सबका अलग अलग दिया हुआ है। सो आप एक लुक देख सकते हो 4905 लाख टन है, कॉटन 336.60 टन है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि तुअर का कितना हुआ, ग्राम का कितना हुआ, वीट का कितना प्रोडक्शन हुआ। तो ये पूरी चीज़ें हैं आपको, ठीक है, ये हम लोग देख लेंगे। नाउ भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। मतलब जैसे बहुत सारे जो हमारे रिजर्व आती है, पैसे आती है, जैसे USD आते हैं, वो किस चीज़ से आते हैं, है ना। तो कौन से चीज़ से, तो हम जो चीज़ें ज़्यादा बेचते हैं उससे आती होगी ना। तो क्या लोहा से आती है, लोहा को सेल करने से ज़्यादा पैसा आता है, या चाय से आती है, या कपड़ा से आता है, या रबर से आता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है। 15.5% जितने आते हैं वो आती है USD बिलियन जो होगा 15.5 वो आपको आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। देन 10.2 जो है सो जेम्स एंड ज्वेलरी से है, ठीक है ना। ये अभी करंट का मैं बता रहा हूँ आपको। 6.8% जो है वो आपको टेक्सटाइल से आता है। नाउ यू कैन थिंक दैट कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारा ऑप्शन में है नहीं, जेम एंड ज्वेलरी नहीं है, तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट से 6.8% आती है। सो वी कैन राइट दैट आंसर इज सी। अगर इसके बाद हम देखें तो फार्मास्यूटिकल से उसके बाद आता है, देन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल से आता है, मशीन से इक्विपमेंट से आता है, आयरन स्टील से 2.9 बस आता है, 2.9%। जितना पैसा आता है हमारा विदेशी मुद्रा उसका 2.9% लोहा से आती है। चाय से तो 1.2% आती है, ठीक है ना। तो ये आपको हमको ध्यान रखना है, क्लियर। ये करेंट डाटा है। अगला क्वेश्चन है कि फॉरेन करेंसी विच हैज़ टेंडेंसी टू क्विक माइग्रेशन, बहुत जल्दी भाग जाती है ना। सो देयर आर करेंसी होती है हॉट करेंसी, गोल्ड करेंसी, सॉफ्ट और हार्ड करेंसी। सो गोल्ड करेंसी तो आपको पता ही है, गोल्ड, है ना। सो हॉट करेंसी क्या होता है, उस तरह की मनी होती है जो आपको जहाँ पे हॉट करेंसी है मतलब वो कहीं भाग सकता है। जहाँ पे अगर उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ पे वो चले। इंडिया में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट US में कम मिल रहा है, इंडिया में ज़्यादा मिलेगा तो वो इंडिया में चला आएगा, यहाँ से वहाँ होगा तो चला जाएगा। तो जहाँ भी बेस्ट रिटर्न मिलेगा वहाँ पे वो भाग जाता है। तो दिस इज द हॉट मनी। एंड द सॉफ्ट मनी अगर बात करें तो ये अनस्टेबल, सॉफ्ट मनी होता है अनस्टेबल फॉर्म ऑफ करेंसी, अनस्टेबल, है ना, अनकन्वर्टेबल, और इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं और बाकी करेंसी से वो क्या कहते हैं, डिफ्रेशिएट करते रहते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। देन हार्ड करेंसी होता है कि इट इज़ अ हार्ड करेंसी इज द स्टेबल करेंसी, जैसे आपको डॉलर हो गया, और इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड द वर्ल्ड। इस करेंसी को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है पूरी तरह से, जैसे US डॉलर हो गया, है ना। रिलायबल फॉर्म ऑफ करेंसी, दैट रिलाय, कोई इस पर रिलाय कर सकता है इस करेंसी पे, जैसे डॉलर हो गया आपका, है ना। क्लियर, ओके। सो क्वेश्चन हो गया ना आपका आंसर ए, हॉट करेंसी, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे वो भाग जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में ऑयल सीड को नहीं किया गया था, व्हीट, राइस, पल्स। डेवलपमेंट इंडिया काउंसिल, द डेवलपमेंट काउंसिल जो है सो आप अपने 53rd मीटिंग 2007 में इन्होंने क्या किया था, एक रिजोल्यूशन पास किया था कि हम फूड सिक्योरिटी मिशन को लॉन्च करेंगे, जिसमें राइस होंगी, व्हीट होंगी एंड पल्स होंगी। यही सिर्फ आप उन्होंने बात किया था।
बट एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो आपको बाद में लॉन्च किया गया था 2007 में, इसी के मीटिंग के बाद 2007 में डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि उसी साल नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग बात ही किए होते हैं व्हीट राइस पल्स का, तो व्हीट राइस पल्स के लिए होता है। हालांकि 2014-15 में 15 में इसमें कोर्स सीरियल्स को भी इंक्लूड किया गया। कोर्स तो इनिशियली तो यही था, कोर्स सीरियल को इंक्लूड किया गया था। और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में एक और नेशनल मिशन ऐड किया गया था, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, तो ये भी एक ऐड किया गया था। तो ये हम इनिशियली अगर बात करें तो व्हीट राइस पल्स का था, ऑयल सीड का नहीं था। बाद में कोर्स सीरियल भी यूज किया गया था और इसमें एक अलग सा मिशन ऐड किया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर में, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। ठीक है, अगला है क्वेश्चन ये है कि भारत में जो बजट घाटे होते हैं, है ना, बजट डिफिसिट होता है इंडिया में, उसके लिए एडॉक ट्रेजरी बिल का सिस्टम आया करता था, तो उसको कब एबोलिश किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसको देखते हैं 1997 के 31 मार्च 1997 को क्या हुआ था कि एडॉक ट्रेजरी बिल को, पूरी जो बजट शॉर्टफॉल होती थी उसको, उसमें एडॉक ट्रेजरी बिल को यूज किया जाता था, उसको ख़त्म कर दिया गया और नया सिस्टम आया था वे एंड मीन्स एडवांस। वे एंड एडवांस ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। इससे क्या होता था कि जो टेम्पररी गैप्स था गवर्नमेंट के फाइनेंस में, उसको हम लोग वेज एंड मीन्स एडवांस से दूर करते थे। हमने एडॉक ट्रेजरी बिल ख़त्म कर दिया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई व्हाट इज़ द एडॉक ट्रेजरी बिल। एक तो हमने पढ़ा है ऑर्डिनरी जो नॉर्मल ट्रेजरी बिल होती है। अब 91 डेज की ट्रेजरी बिल की अगर हम बात करें तो ये दो तरह की होती है। एक तो ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल होती है, तो ये क्या करते हैं, पब्लिक को सोल्ड किया जाता है। किसको किया जाता है, पब्लिक। और आरबीआई पब्लिक को सोल्ड करती है और आरबीआई इससे क्या होता है कि फंड को इकट्ठा करके गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फंड देती है, जब ज़रूरत पड़ती है तो देते हैं। एक होती थी एडॉक। एडॉक में क्या होता था, ये आपको, इसका नाम था एडॉक। सो ये पब्लिक के लिए नहीं, ये आरबीआई के लिए बनाया जाता था और आरबीआई पैसे देती थी। बेसिकली पैसा कौन देता था, आरबीआई। ठीक है ना, ये ट्रेजरी बिल आपको फॉर आरबीआई था, तो आरबीआई पैसा देती थी जिससे कि बजट डिफिसिट होता है। तो ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल में क्या होता है, आरबीआई हेल्प करता है, पब्लिक को देते हैं, पब्लिक से हमको पैसा मिल जाता है। और एडॉक ट्रेजरी बिल जो है सो स्पेसिफिकली आपको आरबीआई के लिए बनाया गया था और आरबीआई से हम पैसे लेते थे। ठीक है, सो इससे बजट होता है। इसको हमने ख़त्म कर दिया 31 मार्च 1997 को। वे एंड मीन्स एडवांस लाए, और वे एंड मीन्स एडवांस है जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो आरबीआई से पैसा ज़रूरत पड़े तो ले लेंगे, बट उनको 90 दिन के अंदर देना पड़ेगा, 90 डेज़ के अंदर में उनको देना पड़ेगा। और उनको जो इसका इंटरेस्ट भी लगेगा, जितना पैसा लेंगे उसका इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट रेट जो होगा वो रेपो रेट होगा। क्लियर, रेपो रेट जो उस समय चल रहा होगा उसके अनुसार से देंगे। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि 90 दिन में नहीं पे कर पाए, अगर गवर्नमेंट 90 डेज में नहीं पे कर पाएंगे तो इसको हम लोग बोल देंगे ओवरड्राफ्ट। वे एंड मीन्स एडवांस क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट, और उसको हम लोग रेपो प्लस 2% से पी लेंगे। समझ में आ गया। एडॉक ट्रेजरी बिल हुआ करती थी बजट डेफिसिट को मीटिंग करने के लिए, मतलब बजट ख़त्म करने के लिए। तो उसको हम लोग 31 मार्च 1997 को ख़त्म कर दिए और ओवरड्राफ्ट ले आए, ये वे एंड मीन्स एडवांस ले आए। वे एंड मीन्स एडवांस में आरबीआई से जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होगी वो मांग सकते हैं। 90 डेज तक में अगर वो दे दिए तो उनको रेपो रेट का इंटरेस्ट लगेगा। अगर 90 डेज से ज़्यादा दिन हो गया तो रेपो रेट प्लस 2% का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ये एक्सप्लानेशन है। अगला है कि आर एन मल्होत्रा कमेटी किससे रिलेटेड है। सो आर एन मल्होत्रा कमेटी 1993 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसके हेड थे गवर्नर ऑफ आरबीआई, फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई, जिनका नाम था आर एन मल्होत्रा। यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में रिकमेंडेशन करने के लिए कि क्या चेंज आना चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर में, उसके लिए आपको ये बनाया था। बस इतना याद रखेंगे, एक लाइन, इससे ज़्यादा इसमें याद नहीं रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्विस टैक्स जो इंडिया में है वो किस साल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये तो याद रख सकते हैं, है ना, कि सर्विस टैक्स कब हुआ था। तो सर्विस टैक्स जो हुआ करता था वो हुआ करता था इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, कोई भी सर्विस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना, तो आपको जो बिल होगा उसमें सर्विस टैक्स वो मांगेंगे। जैसे आप होटल में जाते हो तो वहाँ पे सर्विस टैक्स होती है।
पर पहले होती थी, है ना। ये आपको किसने इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला था? राजा चेलैया कमेटी। राजा चेलैया कमेटी ने सर्विस टैक्स के लिए बोला था, ठीक है, रिकमेंडेशन किया था। और सबसे पहले 5% से स्टार्ट हुआ था, 5% देते थे। 1994-1995 में स्टार्ट हुआ था 5%, और फिर 5% बढ़ा करके 2016 में जीएसटी आने से पहले तक 15% ये हो गया था। 2017 में इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ये क्या कहते हैं, सब्ज्यूम हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। क्या क्या याद रखेंगे? सर्विस टैक्स इंडिया में राजा चेलैया कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1994 में लॉन्च किया गया था। दैट्स ए इनडायरेक्ट टैक्स, तो 1994 में लॉन्च किया गया था, उस समय 5% था। 2016 में जब ये खत्म हुआ तो 15% हो गया था। 2017 में ये सारे जीएसटी में सब्ज्यूम्ड हो गए। क्लियर? ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द रूपी का मतलब क्या होता है? देखिए, अब कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी में दो तरह की चीज़ें होती है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी क्या होती है। रुपए की परिवर्तनीयता, नाम से क्लियर है कि आप पैसे के रूपी को कन्वर्सेशन जो होगा किसी अदर करेंसी में आराम से कर सकते हो। दैट्स मीन्स फ्रीली कर सकते हो। फ्रीली आप वन करेंसी रूपी टू अदर करेंसी, रूपी टू अदर करेंसी, ठीक है, ये आराम से फ्रीली कर सकते हो। किसी भी करेंसी में डॉलर में कन्वर्ट करना है तो फ्रीली कर सकते हो। नाउ फिर इसमें क्या समस्या है? दो तरह की कन्वर्टेबिलिटी होती है। सो इसमें अगर आंसर की बात करें, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्शन ऑफ रूपी टू अदर मेजर करेंसी एंड वाइस वर्सा, और अदर मेजर डॉलर से रूपी में, रूपी से डॉलर में, यूरो में, यूरो से रूपी में आराम से कन्वर्ट सकते हो। नाउ इसमें दो तरह की कन्वर्टेबिलिटी होती है। वन इज द करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एंड वन इज द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है, दो तरह की होती है। नाउ करेंट अकाउंट इंडिया में करेंट अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टेबल है और कैपिटल अकाउंट में पार्शियल है। क्यों है इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, है ना। करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में गुड्स एंड सर्विस के ट्रेड के लिए आप, ठीक है ना, आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कैपिटल आपको इंडिया में लाना है, इनफ्लो करना है, अगर आप सर्विस कर रहे हो ट्रेड गुड्स एंड सर्विस का, तो आप क्या कर सकते हो? आप कन्वर्ट कर सकते हो डोमेस्टिक करेंसी को किसी और फॉरेन करेंसी में, या फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में। बट अगर आप कोई कैपिटल इनफ्लो कर रहे हो, पूंजी लगा रहे हो, कहीं पे किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, तो इन दैट केस आपको पूरी तरह से फ्रीडम नहीं है। दैट्स अ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। होप आपको ये समझ में आया होगा, बाकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टैक्स रिवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, है ना। कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम, यूनियन टैक्स, तो ये इसमें कौन कौन सी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अगर आप बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पैसे कहाँ से आते हैं, है ना, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में, है ना, इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू में। नाउ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सबसे ज़्यादा किससे आती है? कॉर्पोरेशन टैक्स से। सबसे ज़्यादा किससे आती है? सबसे ज़्यादा आपको जीएसटी से आती है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा किससे आती है? जीएसटी से। अभी हाल की बात करें तो 70% टैक्स पैसे जो आती है, टैक्स रेवेन्यू, वो जीएसटी से आती है। तो 70% जो है सो 17 जीएसटी से आती है, और इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स से अराउंड 15% ही आती है। इनकम टैक्स हो या कॉर्पोरेशन टैक्स हो, इससे 15% बोथ से आती है। इसके बाद अगर बात करें तो हमारा 7% जो है सो एक्साइज ड्यूटी से आती है। एक्साइज ड्यूटी से 7%, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कस्टम से ओनली 4%, तो कस्टम से 4%। तो अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, सबसे पहले जीएसटी, देन इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, देन एक्साइज ड्यूटी और देन कस्टम। क्लियर? ये पुराना है डाटा, इसलिए इसका आंसर ये था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर मीडियम एंटरप्राइजेज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज पर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। अब ये जो आपको एमएसएमई है उसकी डिफिनीशन के बारे में बात कर रहा है, तो डिफिनीशन अब चेंज हो गई है। सो माइक्रो के लिए क्या है, माइक्रो के लिए क्या है, देन स्मॉल के लिए क्या है, और अभी जो डिफिनीशन है वो मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें दो चीज़ें बात की गई हुई है कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, है ना,
इन्वेस्टमेंट की बात की है और टर्नओवर की बात की है, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। तो इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 1 करोड़, है ना, और लेस देन 5 करोड़, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 5, फिर आप याद रखेंगे 10 इंटू 50, 50 करोड़, और यहाँ लिखेंगे 50 करोड़ तक होगा तब ये मीडियम में आएगा, और 50 250। मतलब क्या हुआ कि अगर हम माइक्रो की बात करेंगे, माइक्रो की बात करेंगे, जैसे ही मीडियम का पूछ रहा है, तो मीडियम का क्या होगा, 50 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 50 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और 250 करोड़ तक का एनुअल टर्न होना चाहिए। इससे 250 करोड़ से ज़्यादा है तो मीडियम नहीं मानेंगे, मतलब 250 करोड़ तक टर्नओवर है तो मीडियम, और 50 करोड़ तक की अगर इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में है तो उसको हम बोलेंगे मीडियम एंटरप्राइजेज। तो ये न्यू डेफिनेशन है, तो वो हम याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 1 साल से कम, 1 ईयर से कम में 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं, 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल पूरा करने से पहले मर जाते हैं इन अ गिवन ईयर। समझ में आया? 1 साल में 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल पूरा किए बिना मर जाते हैं। तो दैट्स अ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे, मतलब 1 साल से पहले 1000 लाइव बर्थ में कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल पूरा किए बिना मर जाते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अभी इंडिया में 32 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि 32 टोटल है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एंड 32 में से 36 जो है सो रूरल में है और 23 जो है सो अर्बन में है। क्लियर? नाउ एक अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी होता है, उसको बोलते हैं U5MR, अंडर 5। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे, तो उसको बोलते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। देन एक नियोनेटल भी होता है कि अगर 28 दिन कंप्लीट, ठीक है ना, 28 दिन कंप्लीट, ये 100 लाइव है तो ये होगा नहीं, है ना, 1000 में कैलकुलेट करते हैं, 28 दिन भी कंप्लीट नहीं किया तो उसको बोलते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। मतलब अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है 28 दिन पूरा किए बिना, तो उसको बोलते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ट्रेड बैलेंस फेवरेबल। इंडिया में ट्रेड बैलेंस फेवरेबल कौन से ईयर में था? फेवरेबल का मतलब क्या हो गया कि आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, इंपोर्ट कम किया, ठीक है ना। एक्सपोर्ट की जो वैल्यू थी आपकी, जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया वो उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, इंपोर्ट कम का किया, तो आपको बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। तो 1972-73 में, 1972-73 में और 76-77 में हमने 104 करोड़ ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया था, इंपोर्ट मतलब 104 करोड़ का किया था, मतलब जितना एक्सपोर्ट किया था उससे इंपोर्ट जो है सो 104 करोड़ कम किया था, है ना। और यहाँ पे 68 करोड़। तो ये 2 ऐसे साल थे जहाँ पे इंडिया का फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था। बस ओनली 2 फाइनेंशियल इन द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जहाँ पे फेवरेबल ट्रेड बैलेंस था, जहाँ पे हमने एक्सपोर्ट का जो वैल्यू था वो ज़्यादा था, इंपोर्ट की वैल्यू कम थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ एग्रीमेंट दिया हुआ है और उस एग्रीमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे ISLFTA है, SFTA है, CECA है, साप्टा है। नाउ साप्टा जो है 1995 में आया था। CECA, साप्टा क्या है? साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन, दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार, साउथ एशियन फुल फॉर्म दिया हुआ है, 1995 में। CECA जो है सो आपको 2005 में आया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक है। साफ्टा जो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये आपको 2004 में, ठीक है, क्लियर। और ISLFTA जो है, ISLFTA ये 1998। बाकी आप आंसर देख लीजिए क्या होगा, इट्स अ बी। अगला है कि ड्यूरिंग विच ईयर वाज द एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट एट कांस्टेंट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर निगेटिव। कौन से ईयर में निगेटिव था? तो अभी ये पुराना वाला तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। निगेटिव ग्रोथ जो है सो -0.2% अभी हाल फिलहाल में अगर कभी रखा था एग्रीकल्चर ग्रोथ का, तो वो है 2014 से 15 के बीच में, ठीक है। एनुअल एवरेज
ग्रोथ रेट निगेटिव थी एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में, मतलब एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में निगेटिव ग्रोथ हुआ था, -0.2%। लेटेस्ट जो हुआ था वो आपको हुआ था 2014-15 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्षा बीमा द रेनफॉल इंश्योरेंस स्कीम इज मैनेज्ड बाय द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, और दूसरा है कि द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 2007 साउथ वेस्ट मानसून पीरियड। सी, जो वर्षा बीमा है ये आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन को, है ना, या कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जिसको एडवर्स रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई उससे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके लिए आपको ये लॉन्च किया गया था, और ये 2004 में लॉन्च किया गया था खरीफ सीजन के समय में। और किसने लॉन्च किया था? इट्स अ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और ये पायलट प्रोजेक्ट 20 IMD रेनगॉज स्टेशन पे लॉन्च किया गया था, जो एडवर्स रेनफॉल इंसिडेंट से इम्पैक्टेड हुए थे, जो इंडिविजुअल या जो इंस्टीट्यूशन, उसके लिए लॉन्च की गई थी। सो 1 इज द आंसर। अगला है कि बैंक रेट क्या है और रेपो रेट क्या है। ठीक है, सो बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच RBI चार्जेज इट्स क्लाइंट ऑन देयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बैंक रेट वो है, बैंक दर वह ब्याज दर है जो, इसमें से पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, ध्यान रखना। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पे देता है। समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा है कि रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से, अपने विच RBI चार्जेज ऑन दिट्स क्लाइंट, RBI के क्लाइंट कौन है? मेनली कॉमर्शियल बैंक, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे। तो रेपो दर जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे है, और बैंक रेट जो है सो शॉर्ट टर्म पे है। ठीक है ना? सो ये आपको ध्यान रखना है कि रेपो रेट वैसा रेट होता है, वो रेट होता है जिसमें RBI कॉमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी खरीद करके उसको पैसे देता है। सिक्योरिटी रखा, फिर इतने % पे हमने दिया। और बैंक रेट जो होता है उस तरह की लैंडिंग रेट होता है कि बिना सिक्योरिटी के भी ये करते हैं। सो दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की बात है, इट्स अबाउट द रेपो रेट विथ सिक्योरिटी, बाइंग सिक्योरिटी, कॉमर्शियल बैंक को पैसा दे रहे हैं, सिक्योरिटी ले रहे हैं, और बैंक रेट में विदाउट सिक्योरिटी। तो ये ध्यान है, तो बोथ आर रॉन्ग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे या लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज अ रॉन्ग आंसर। क्लियर? सो दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंडिया में क्या कहता है। मैं आपको अगर बताऊं कि एक नरसिम्हा कमेटी बनाई गई थी, नरसिम्हा कमेटी 1 2 बार बनी थी। नरसिम्हा कमेटी 1 बनी थी 1991 में, जब फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म की बात की थी। फिर 1998 में नरसिम्हा कमेटी 2 बना था। इन्होंने, जब पी चिदम्बरम जी आपको फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बनाया था कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए। तो पहला जो था वो रिफॉर्म इन द फाइनेंशियल सिस्टम, रिफॉर्म इन द फाइनेंशियल सिस्टम, और द सेकेंड जो बना था वो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए बना था। तो उसमें इन्होंने रिकमेंड किया था, उन्होंने क्या रिकमेंड किया था? रिकमेंड किया था कि SLR CRR को आप अगर कि कम कर दो, बैंक को फ्रीडम दो, है ना, बैंक को क्या करो? फ्रीडम दो, प्राइवेट फर्म्स को इंश्योरेंस एक्ट में एंटर कराओ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को डीरेगुलेट करो। मतलब बैंक को फ्रीडम करो कि वो लोग अपना रेट खुद से डिसाइड करें, और मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग, जो मार्केट में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको रेट डिटरमाइन हो। ठीक है, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर ये सब पॉजिटिव था, ये सारी रिकमेंडेशन उनकी थी। वैसे अगर आप वैसे भी सोचोगे तो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म के लिए अगर हम CRR की वैल्यू कम कर देते हैं तो बैंकिंग में, बैंक के पास में पैसा ज़्यादा होगा तो वो लोन ज़्यादा देंगे। बैंक को अगर प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट एंटिटी हो जाएगी तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाएगी। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक को अगर हाईलाइट करने दोगे तो प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट्स होगी, तो फिर से वो, और गवर्नमेंट को डिटरमिन नहीं करना चाहिए इंटरेस्ट रेट, ये इसमें बोला गया था। ये सब जो है सो आपको रिकमेंडेशन चाहिए। तो तीनों जो है सो आप आंसर में, अगर आपको रिकमेंडेशन नहीं भी पता होता नरसिम्हा कमेटी का, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण। सो भारत निर्माण जो है सो ये आपको पूरा मिशन जो हमारे APJ अब्दुल कलाम का था, उनको पूरा करने के लिए इन्होंने भारत निर्माण एक प्रोग्राम लाया गया था कि उसमें जो 4 साल का एक प्लान बनाया गया था कि इसमें हम लोग जो है सो रूरल में
हाउसिंग का व्यवस्था करना है कि इलेक्ट्रिफिक रूरल में मतलब कि रूरल फैसिलिटी, पूरा का मतलब क्या है, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एरिया। तो हमको क्या करना था, अर्बन फैसिलिटी रूरल में देना है, तो हम क्या करते हैं, रूरल में हाउस करेंगे, सो हाउसिंग करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, टेलीफोन की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, रोड की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, वाटर की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। इट्स नॉट अबाउट द इरिगेशन बढ़ाएंगे, है ना, इरिगेशन, हाउसिंग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड, टेलीकॉम, ये सारी चीज़ें हमें करनी थी। ये 5-6 चीज़ आपको भारत निर्माण में पूरा करना था। तो आप ये समझ जाएं कि पूरा मिशन था एपीजे अब्दुल कलाम को, उसको पूरा करने के लिए ये आपको था। क्लियर? सो दिस इज नॉट ए फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्लियर? तो नॉट पूछ रहा है, बाकी मैंने ये आपको भारत निर्माण में ये सारी बता दी है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट टू द पॉवर्टी लाइन, कौन सा सही है पॉवर्टी लाइन के लिए? तो पॉवर्टी लाइन के लिए अभी तो इसमें कुछ नहीं है। पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में जो सबसे पहले कमेटी थी वो आपको सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसमें प्लानिंग कमीशन का बोल रहा है, तो 1962 में प्लानिंग कमीशन का एक्सपर्ट ग्रुप बैठा था, है ना, वो कि कैसे हम लोगों को पॉवर्टी लाइन को कैसे रूरल और अर्बन एरिया में कैलकुलेट करना है। तो उन्होंने 20 रुपये पर कैपिटा रूरल में और 25 रुपये पर कैपिटा 20 और 25 पर कैपिटा पर ईयर जो है सो इन्होंने डिसाइड किया था पॉवर्टी लाइन 1962 में, है ना। और इसमें जो है सो बहुत सारी कमेटी बनी थी, जैसे वाई की अलग कमेटी बनी थी, लकड़ावाला कमेटी बनी थी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी थी, सी रंगराजन कमेटी बनी थी। तो ये सारी कमेटी बनी थी। तो इसीलिए ये जो आपका है 26 या 32 या 30 पर कैपिटा पर डे इन अर्बन एरिया, तो ये आपको नहीं है। अभी जो आपको चल रहा है वो सुरेश तेंदुलकर कमेटी के जो रिप्रेजेंटेशन थे कि डेली एक्सपेंडिचर 27 रुपया 2 पैसा रूरल एरिया और 33.3 अर्बन में, 27 रुपया 2 पैसा इन रूरल एरिया और 33.3 इन अर्बन एरिया। ठीक है, ये सारी कमेटी हैं आपको। अगला क्वेश्चन है कि कुछ स्कीम दिया हुआ है और इसके ईयर पूछ रहे हैं। तो जैसे आपको एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम है, ये 1993 में आया था, है ना, 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। देन आपको जवाहर रोजगार योजना है, ये 1989 में आया था। देन आपको RLEGP है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, तो ये आपको 19 जिसको लैंडलेस है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए सारे। और ये तो हम ट्राइसेम हम लोग पढ़ ही लिए हैं कि 1979 में आया था, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हम रूरल यूथ को ट्रेनिंग देंगे सो दैट कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके। सो दिस इज द आंसर, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला है कि देयर आर सम पॉलिसीज और उसके डेट पूछ रहे हैं कि नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आया था। तो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो हमको 2000 ईस्वी में आया था, और 2000 ईस्वी में जब आया था तो उसमें ये कहा गया था कि भैया हम एग्रीकल्चर ग्रोथ को 4% से ज़्यादा पर ईयर बढ़ाएंगे 2005 तक, 4% पर ईयर बाई 2005। तो ये आपको 2000 ईस्वी में आई थी। देन आपको मरीन फिशिंग पॉलिसी कब आई थी, 7th फाइनेंस कमीशन कब आई थी। 7th फाइनेंस कमीशन जो है वो आपको 7th फाइनेंस कमीशन जो है वो 1978 में श्री JM सेहर इसके चेयरमैन थे, 1978 में थे। अभी तो आपको 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह का है। 16th फाइनेंस कमीशन जो है सो 2023 में बनाया है प्रेसिडेंट ने। हेड कौन है, अरविंद पनागढ़िया। ठीक है, ये याद रखेंगे, जो पहले वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग होते थे। देन न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, तो ये तो दोनों हो गए। सो A का 3 हो गया एंड D का 2 हो गया। A का 3 D का 2, तो ये आंसर हो गया आपको D। एंड फिर आप बात करेंगे कि मरीन फिशिंग पॉलिसी, तो ये 2004 में आया था कि फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, सी फूड के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें इसमें थी। और जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो उस समय आया था 2014 में, बट अब तो 2023 में आ गया है। और 2023 में जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है उसमें है कि 2030 तक हमको एक्सपोर्ट जो है सो बढ़ा देना है $2 ट्रिलियन तक। तो ये आप याद रख सकते हैं, 2030 तक हमको $2 ट्रिलियन तक आपको 2030 तक एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ा देना है। सो दिस कम्स इन द 2023। ठीक है, this is the explanation. Okay, so this is all about the second session and this is the quote of the day, that it doesn't matter what others are doing, it matters what you are doing. दुनिया क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हो उसी से आपकी
डिसाइड होती है कैरियर, उसी से आपकी जॉब डिसाइड होती है, उसी से आपकी सब कुछ डिसाइड होती है. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. यू कैन गेट द PDF एट टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia. 10 बजे आपको मिल जाएगी. सो थैंक यू. विल मीट इन नेक्स्ट क्लास.